राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। आज थोड़ा लंबे समय के बाद आपके सामने उपस्थित हूँ। आगे चलते हैं। लास्ट 2-3 वीडियो में हमने आपको ASM की स्टेजेस के बारे में बताया था, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में बताया था। ये 4-5 स्टेजेस हैं। हमने स्टेज ऑफ ऑक्लूजन बता चुके हैं, स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन बता चुके हैं, स्टेज ऑफ सपुरेशन बता चुके हैं। स्टेज ऑफ परफोरेशन ये एक ऐसा स्टेज है कि मिडिल ईयर के अंदर पस का इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है कि अब इसे कहीं ना कहीं रास्ते से बाहर निकलना ही है। तो सबसे कमज़ोर जो पार्ट है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सेंट्रल पार्ट, यूं कहें कि स्लाइटली एंटेरो इंफीरियर पार्ट जो होता है वो वहीं पे निपल लाइक स्ट्रक्चर बनता है स्टेज ऑफ सपुरेशन में, माने परफोरेशन से पहले। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ता है, प्रेशर और बढ़ता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, वैसे ही वो वहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है या यूं कहें कि परफोरेट कर जाती है। और एक बार जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है, ये वाला साइड जो देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पे परफोरेशन हुआ या थोड़ा अगर बड़ा हुआ तो ये पूरा एरिया ले लेगा। तो जैसे ही परफोरेशन हुआ तो जो भी मिडिल ईयर में पस का कलेक्शन है, कंटेंट है, दे आर ऑल ड्रेन थ्रू द एक्सटर्नोडिक कैनाल। मतलब कि समझ लीजिए कि किसी बंधे से, किसी बड़े तालाब के पानी को या बाढ़ की पानी को किसी बंधे से रोका जा रहा है, उसी तरह से ये मेम्ब्रेन भी पस जो मिडिल ईयर के अंदर बना है उसको रोक के रखा है। लेकिन एक बार बाढ़ का पानी अगर बढ़ता जाता है लेवल, उस बंधे पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है, तो एक समय ऐसे आता है कि वो बंधा कहीं से लीक होता है दबाव की वजह से, और पानी, सब बाढ़ का पानी निकल के बाहर आने लगता है। ठीक वही प्रक्रिया यहां पे है। मिडिल ईयर के पास पस का कलेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका दबाव इतना ज्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पड़ता है कि एक जगह पे, वहां पे ये वीकेस्ट पॉइंट होती है, वहां पे ये रप्चर कर जाता है। और रप्चर जैसे ही करेगा, वो सारा कंटेंट जो है मिडिल ईयर का, यानी कि जो पस है, सब कुछ एक्सटर्नल कैनाल से बह करके बाहर तक आ जाता है। शुरू में चूंकि रप्चर करता है तो वो जो निकलता है, जो डिस्चार्ज होता है, वो थोड़ी ब्लडिश होती है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज जो हैं वो फटती हैं। और जैसे ही ये प्रेशर रिलीज होता है, वैसे ही बहुत ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर। तुरंत ही उसका पेन जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि पेन जो है वो प्रेशर की वजह से है। तो एक बार प्रेशर अगर रिलीज हो गया तो पेन गायब। पस जब ड्रेन हो जाती है तो फीवर गायब, तो फीवर भी गायब हो जाती है और पेन भी खत्म हो जाता है। अब बच्चा जो है या बड़ा जो भी है वो रिलीफ महसूस करता है। लेकिन होता क्या है कि उसमें जो है कान बहने लगता है, और बहने लगता है तो फिर मरीज का पेशेंट आता है कि हमारे बच्चे का कान बह रहा है। सबसे ज्यादा सपुरेशन वाली स्टेज जो है, इस स्टेज में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इसी स्टेज में पेन भी बहुत ज्यादा होता है, कान में सुनाई भी बहुत कम देता है, और बच्चे को फीवर भी बहुत होता है। अगर छोटा बच्चा है तो इस समय वो न फीड करेगा, न कुछ खाएगा, न पिएगा, सब कुछ बार बार वो केवल अपने कान के पास ऐसे हाथ ले जाएगा, कुछ इंडिकेट करेगा पेरेंट्स को, बार बार अपने कान को मारेगा, पीटेगा। और वहीं पे अगर जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, जो समझदार होते हैं अपने बच्चे के लिए, जो कॉन्शियस होते हैं, इसी स्टेज पे समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे का कान में दर्द है, और इस स्टेज पे वो लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इसी स्टेज पे डॉक्टर के पास अगर आ गया बच्चा, पेशेंट, और ट्रीटमेंट हो जाती है, तो ये स्टेज परफोरेशन है, ये रुक जाता है। और अगर नेग्लेक्ट हुआ इसी स्टेज पे तो परफोरेशन हो जाएगा, ईयर ड्रम
रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद सब कुछ बाहर आने लगता है। अब इसी स्टेज को जैसे ही रप्चर होता है इसी को परफोरेशन, स्टेज ऑफ परफोरेशन कहते हैं। अब क्या होगा, हो सकता है कि जब बहने लगता है कि बच्चा, पेरेंट्स देखा कि कान बह रहा है, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट दिया या न भी दिया, कुछ लोकल ईयर ड्रॉप लेके डाल लिया, तो नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है पहुंचेगा कि यहाँ पे वो स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन होगा या तो कॉम्प्लिकेशन होगा। अगर बच्चे की इम्यूनिटी ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक हुआ है, तो ईयर ड्राई हो जाएगा, मेम्ब्रेन जो रप्चर है बहुत संभावना है कि वो हील भी हो जाएगा। और अगर इम्यूनिटी उस बच्चे की ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, तो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। अब स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है एक अलग चैप्टर है जो हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे। ये इन टोटो, ये जो टोटलिटी में अगर हम इस एएसएम को देखें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इस एएसएम से कहां से क्वेश्चन उठते हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं, पीजी के कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत जानना चाहिए। अब आपने पढ़ा तो उसको एक बार आपको समराइज करना पड़ेगा। समराइज करने के लिए एक कदम पीछे जाना पड़ेगा आपको। तो 1 स्टेप स्टडी एंड 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बिहाइंड, इसी को कहते हैं कि जब आप रिकॉल करते हैं तो एक स्टेप पीछे भी जाकर रिकॉल करते हैं और फिर आगे भी रिकॉल करते हैं। अब आप समराइज कर लिए तो इसमें देखें कि कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप, हमने एक क्वेश्चन लिखा है कार्टव्हील अपीयरेंस, कार्टव्हील अपीयरेंस ऑफ ईयर ड्रम, ये किस स्टेज में मिलता है और ये क्या होता है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कार्टव्हील अपीयरेंस जो है वो प्री सपुरेशन स्टेज की फीचर है, जिसमें रेडियल जो आर्टरी होती हैं वो एक साइकिल के पहिए के आकार की जो तिल्ली होती है उस तरह से इंगॉर्ज होती हैं, और वो वेसल्स जो अपीयर करता है वो एक कार्टव्हील अपीयरेंस के रूप में दिखाई देता है। तो कार्टव्हील अपीयरेंस इज ए फीचर ऑफ प्री सपुरेशन स्टेज। उसी तरह से आप देखिए निपल लाइक प्रोट्रूजन ऑफ टीएम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, निपल लाइक, ये किस स्टेज की फीचर है। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि ये जो स्टेज है निपल लाइक, ये स्टेज है सपुरेशन की। सपुरेटिव स्टेज जो होता है उसी में ये निपल लाइक प्रोट्रूजन होता है, जहां से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगले स्टेज में रप्चर करके बहने लगता है। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन अब आता है कि ये साइंस ऑफ रिट्रैक्शन ऑफ टीएम मेम्ब्रेन, रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किस स्टेज की फीचर है। तो रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको स्टेज ऑफ ऑक्लूजन में दिखेगा। अब स्टेज ऑफ ऑक्लूजन में रिट्रैक्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके कुछ साइंस होते हैं। जब हम ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साइंस दिखेंगे। क्या क्या साइंस होते हैं रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, आप देखेंगे कि जब पर्दा जब किसी खींच जाती है, किसी कर्टेन को, सपोज करिए कर्टेन को किसी चीज से लटकाए हैं और अगर आप खींच लेंगे तो उसमें जहां जहां हैंगर लगे होंगे, जहां जहां तिकोनी लगे होंगे, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो साइंस होंगे वो एक, सबसे पहले क्या होगा कि कोन ऑफ लाइट डिस्टार्ट हो जाएगा या एब्सेंट होगा, आपको दिखाई ही नहीं देगा। कोन ऑफ लाइट जो एक नॉर्मल फेज में दिखाई दे रहा है वो दिखाई ही नहीं देगा। दूसरा जो साइन होगा कि मैंने बताया कि किसी कर्टन को खींचिए जिससे अटैच है तो प्रोमिनेंट हो जाती है जहां जहां अटैचमेंट होता है। तो लेटरल प्रोसेस ऑफ द हैंडल ऑफ मैलियस दे विल मोर प्रोमिनेंट, वो और प्रोमिनेंट रूप में दिखने लगेगा। दूसरा साइंस ये। तीसरा क्या होता है कि पुलिंग की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हैंडल ऑफ मैलियस है वो थोड़ा सा और पीछे रिट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन जो होती है एक हॉरिजॉन्टल के रूप में दिखती है। तो तीसरा साइन जो होगा कि द हैंडल ऑफ मैलियस इज मोर हॉरिजॉन्टली इन कंपेयर टू प्रीवियस। एंड लास्ट में जो फोर्थ साइन होगी वो देखेंगे कि ये जो मेलियोलर लिगामेंट है,
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्यूलर लिगामेंट। मैल्यूलर लिगामेंट ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो पार्ट में बांटता है, पार्स फ्लैसिडा में और पार्स टेंसा में। तो मैल्यूलर लिगामेंट ऑल्सो बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। तो 4 साइंस होते हैं इस रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पेरेंट्स अगर रोता है, फीड करता है, अचानक बार बार कान के पास अपना हाथ दे करके बोल तो समझ पाता नहीं है, वो बोल तो कह नहीं पाएगा कि मम्मी पापा मेरे कान में दर्द है। जो बता सकते हैं वो बताते हैं, लेकिन जो नहीं बता सकते हैं वो अपने हाथ से बार बार वहां ले जाकर के इंडिकेट करते हैं पेरेंट्स को। तो एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं वो समझ जाते हैं। ऐसे में इसी जब पेन होता है, फीवर होता है, इसी समय जो खास तौर से पेरेंट्स होते हैं घर के, जो कम थोड़ा सा एजुकेटेड होते हैं, वो कुछ न कुछ कान में डाल देते हैं। जैसे तेल एक बड़ी कॉमन चीज है, किसी भी तरह का नूरानी तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, लहसुन गर्म करके डाल देंगे, तुलसी का पत्ता डाल देंगे, गेंदा डाल देंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी उस कान में डाल देंगे जो हमें थोड़ा सा हो सकता है कि उनको फीलिंग में उनको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली वो और नुकसान करता है। तो जब भी मैं पेरेंट्स से यही मैं कह रहा हूं कि जब भी इस तरह की कंडीशन आवे, कान में दर्द होने का, बच्चे के रोने का, बार बार इंडिकेट करने का, तो उस कान में कुछ भी ना डाले, कुछ भी ना डाले। आप घर में कुछ नहीं है तो अगर घर में पैरासीटामॉल रखा हुआ है तो वो दे दीजिए, विक्स है तो वो लगा दीजिए, और जितना जल्दी हो सके, अगर फीवर है तो समझ लीजिए कि वो कान बहने वाला है, तो कान न बहे वैसे जितना जल्दी हो सके किसी नियरेस्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और इसकी प्रॉपर इलाज लें। आगे हम एक एक टॉपिक को लेंगे और मेरा मकसद ये रहेगा कि उस टॉपिक पे आम पेरेंट्स को समझाने के अलावा मेरा तकनीक ये है कि मैं छात्रों के साथ पेरेंट्स को भी समझा दें, उनको भी जागरूक कर दें कि कैसे वो पहचाने बीमारियों को। और एक एक टॉपिक में से मैं एक एक क्वेश्चंस जो उठते हैं, पीजी में पूछे जाते हैं, वाइवा में एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं हाईलाइट करूं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मिलेंगे आपसे। नमस्ते।